बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। आज सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लास का फर्स्ट डे है, यानी फिजिक्स की फर्स्ट क्लास हम ले रहे हैं। और चैप्टर नंबर 12 आपको चैप्टर नंबर 12 का आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया जा रहा है। और फर्स्ट 11 चैप्टर आप सब बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं और यकीनन फर्स्ट ईयर से प्रमोट भी हो चुके हैं। तो आइए आज हम बाकायदा तौर पर सेकेंड ईयर की फिजिक्स को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की फिजिक्स फर्स्ट ईयर से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपका एक चेन वर्क ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी अगर आप सेकेंड ईयर में एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के कंटेंट्स नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे। यानी अगर आप एक चैप्टर के कंटेंट्स को ठीक तरह नहीं पढ़ते तो नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यानी अगर आप चैप्टर नंबर 12 को ठीक तरह से नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर 13 में आपको प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा। इसी तरह चैप्टर 13 के इफेक्ट से चैप्टर नंबर 14 शुरू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो उसका रिलेशन भी चैप्टर 13 के साथ है। इसी तरह चैप्टर 15 जो है वो चैप्टर 14 के साथ बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। और इसी तरह चैप्टर 18 तक हम इन लिंक्स को डिफरेंट जगहों पे पढ़ते हैं। अगर आपको वो लिंक ठीक तरह से क्लियर नहीं होंगे तो आपको अगले आर्टिकल्स में प्रॉब्लम आएगी। और यही अक्सर स्टूडेंट्स को सुनते हैं, आप सीनियर्स में से भी वो ये कहते हैं कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स जो है वो थोड़ी टफ है। तो टफ की वजह बेसिकली टफ नहीं है, बल्कि आप इसको ये कहेंगे कि आपको अगर आपकी क्लियरेंस में प्रॉब्लम है तब ऐसी चीजें, ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप फर्स्ट लेक्चर से ही बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ के चलेंगे। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस जिनका इन चैप्टर में जगह जगह यूज होना है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो आइए इब्तिदा करते हैं। चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा, स्टैटिक कहते हैं एट रेस्ट को। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी कब, जब वो रेस्ट पे हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। और ये डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करे इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी को, यानी इसमें उस चार्ज का बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज, कब, जब वो चार्ज रेस्ट पे होगा, यानी चार्जेस एट रेस्ट को स्टडी करना सिंपली कह लें इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। चार्ज एट रेस्ट में क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत क्या होती है, इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, उसका फ्लक्स क्या होता है, चार्ज का पोटेंशियल क्या है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे जब स्पेसिफिकली चार्ज एट रेस्ट होगा। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए चार्ज किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा नोट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उस नोट को भी समझ लें कि चार्ज का इफेक्ट रेस्ट के केस में और मोशन के केस में वो एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, चार्ज का इफेक्ट यानी उसकी रेस्ट की कंडीशन और मोशन की कंडीशन में एक जैसा नहीं रहता। आप एक मिसाल से समझ लें, ये जस्ट समझाने के लिए है कि ठहरा हुआ पानी और तेज बहता हुआ पानी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। ठीक है, इनकी उछाल जो है वो एक जैसी नहीं होती, जिसे थ्रस्ट कहते हैं। इसके अंदर किसी चीज के डूबने का मामला एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो है वो रेस्ट और मोशन में डिफरेंट जगहों पे बदल जाती हैं। तो चार्ज के केस में भी ये चीज डिफरेंट हो जाती है। यही वजह है कि रेस्ट चार्ज को स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और मूविंग चार्ज की स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो आपका अगला चैप्टर होगा 13। तो याद रखना, बहुत सारी चीजें चैप्टर 12 की आपको अगले चैप्टर में भी सपोर्ट करने वाली हैं। सबसे पहले चार्ज क्या होता है देखें। चार्ज के आइडिया को बाय डेफिनेशन क्लियर करना बड़ा जरूरी है। चार्ज के आइडिया को बाय डेफिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। वो बच्चों इस तरह से कि चार्ज का लिटरेरी मीनिंग क्या है। हम जिसको
अपनी जिंदगी में यूज करते हैं वर्ड चार्ज, तो चार्ज का मतलब होता है ओहदा। जैसे हम कहते हैं ना उस चीज उसने चार्ज संभाल लिया, तो एक ओहदा, एक डेजिग्नेशन, उसको भी चार्ज कहा जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं किसी भी ओहदेदार के पास ये सलाहियत होती है कि वो जिस चीज को चाहे अपने करीब कर सकता है और जिसको चाहे अपने से सेपरेट कर सकता है सिस्टम को संभालने के लिए। तो यहाँ पे चार्ज की ओल्ड डेफिनेशन आपको बताई गई है सबसे पहले, कि पुरानी डेफिनेशन चार्ज की ये की जाती थी कि किसी पार्टिकल या किसी बॉडी का किसी दूसरे पार्टिकल या बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत, प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और रिपेल, ठीक है, ये कहलाती थी चार्ज। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये तब की डेफिनेशन है जब एटम का मॉडल भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, क्योंकि 1901 में रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ और पता लगा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस के अंदर है। ये चीज आप पढ़ के भी आए हैं, लेकिन यहाँ भी आप इसको अपने आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। तो ये पुरानी डेफिनेशन आपके सामने है प्रॉपर्टी के तौर पर। लेकिन जब एटम का की डिस्कवरी सामने आई तो पता लगा, देखिए बेटा, आप बचपन से सुनते आए हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज उसका न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल्स में ऑर्बिट करते हैं। मुझे ये बताइए, क्या किसी एटम के अंदर प्रोटॉन को मूव करना एक एटम से दूसरे एटम तक पॉसिबल है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर कैद होते हैं, कंस्ट्रेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन शिफ्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो एटम की डिस्कवरी के बाद पता लगा कि मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबल है। अगर प्रोटॉन को मूव कराना चाहते हैं एटम टू एटम, तो आपको न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा आम हालात में कभी भी पॉसिबल नहीं है, अलबत्ता न्यूक्लियर फिजिक्स में ये चीज आप देखेंगे। एनी हाउ, तो एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर, यानी एटम की के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए या ज्यादती हो जाए तो वो चार्ज को पैदा करती है, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल, यू कैन आल्सो से इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल, ये चार्ज कहलाता है। और चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए, या यानी उनकी तादाद प्रोटॉन से कम हो जाए या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए। देखिए, तो फिर बेसिक टाइप ऑफ चार्जेस दो हुए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? तो आप देखें, जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन निकलता है, द चार्ज ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ए एक एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एमिट किया तो ए प्लस आ गया, इसका मतलब है एक प्रोटॉन यकीनन ज्यादा हो गया, क्योंकि न्यूट्रल केस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर थे। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, एक चार्ज पॉजिटिव आ गया। अगर ये मजीद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो इसका पॉजिटिव चार्ज डबल हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इट मीन्स जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। और नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं किसी मीडियम में, किसी मटेरियल में, किसी एटम में कह लें, ठीक है। तो बी एक एटम था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यकीनन इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कौन सा चार्ज क्रिएट करती है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस कौन सा चार्ज पैदा करती है? नेगेटिव, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं यानी ऐड होते हैं तो फिर प्रोटॉन की तादाद कम होती जाती है। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ही आता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए। तो ये बेसिक टाइप ऑफ चार्जेस आपके सामने हैं, इन चीजों को आपने साथ साथ याद भी रखना है। सम मोर इंफॉर्मेशन जो आपको चार्ज से रिलेटेड, जिसका आपको पता होना चाहिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। पहले नंबर पे एक छोटी सी डेफिनेशन जिसको आप इस चैप्टर में डिफरेंट जगहों पे पढ़ने वाले हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं। पॉइंट चार्ज। जी, अगर किसी जगह पर टोटल चार्ज, देखें टोटल चार्ज डिफरेंट पॉइंट चार्जेस का बाज़ोकात मल्टीपल भी होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक न्यूक्लियस है,
तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो आप बच्चे जवाब देंगे कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, एक न्यूक्लियस के अंदर 50 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज वो भी न्यूक्लियस के अंदर है, और 50 प्रोटॉन्स का चार्ज वो भी न्यूक्लियस के अंदर है। इट मींस के सारे चार्ज की वैल्यू एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ठीक है, इफ ऑल चार्ज या इफ नेट चार्ज जो है मे कॉन्सेंट्रेट एट ए सिंगल पॉइंट या एट ए पॉइंट, तो वो कहलाता है पॉइंट चार्ज। नीचे आपको डायग्राम में दिखाया गया है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज। हो सकता है कि इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के की वैल्यू 100 कूलम तो ये सारे का सारा चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है। हो सकता है इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वैल्यू 200 कूलम मींस के पॉइंट चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम भी हो सकती है, लेकिन उसको कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। और आपको मैं बताता चलूं कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के साइज से भी 1,00,000 गुना छोटा होता है। ठीक है, और एक एटम कितना छोटा है आपको ये भी पता है कि ये जो फुल स्टॉप हम लगाते हैं ना पेपर के ऊपर पेंसिल से, एक फुल स्टॉप की जगह तकरीबन 10 लाख एटम्स के बराबर होती है। तो एक फुल स्टॉप के 10 लाख टुकड़े कर दें, एक एटम का साइज आ गया। अब उस एक टुकड़े के भी 1,00,000 टुकड़े मजीद करें तो एक न्यूक्लियस आता है। इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे, प्रोटॉन होंगे, वो सारे का सारा चार्ज उस न्यूक्लियस के ऊपर ही रहेगा, यानी सिंगल पॉइंट पे ही कंसंट्रेट करेगा। होपफुली यू गेट इट, पॉइंट चार्ज। अगली बात है बेटा, अगर चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं करता तो फिर वो पॉइंट चार्ज नहीं बल्कि बिखरा हुआ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कहलाता है। इफ नेट चार्ज डज नॉट कंसंट्रेट एट ए सिंगल पॉइंट या एट ए पॉइंट, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। आइए इसकी को डायग्राम्स में देखते हैं। जैसे ये आपको एक रॉड नजर आ रहा है, इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है कि ये स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर द लेंथ कहेंगे। इसी तरह ये एक डंबल है, जैसे बच्चों का बैलून होता है उस तरह की शक्ल आपको नजर आ रही है। इसकी सरफेस के ऊपर ये प्लस का चार्ज आपको नजर आ रहा है, तो आप इसको पॉइंट चार्ज नहीं करेंगे। इसी तरह एक शीट आपको नजर आ रही है जिस पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया हुआ है, इसी तरह एक नेगेटिव चार्ज की स्प्रेडिंग आपको नजर आ रही है। तो ये वो केसेस हैं जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की आपको एप्लीकेशंस में बताया जाएगा। इसकी एप्लीकेशन आपको जब बताएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह से होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बहरहाल आपने इन दोनों की डेफिनेशंस को यकीनन अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। लाइक एंड अनलाइक चार्जेस, ये इससे आपको काफी वास्ता पड़ना है जगह जगह पर। लाइक का मतलब एक जैसे, तो डेफिनेशन है चार्जेस जिनकी नेचर सेम हो, जिनकी नेचर सेम हो। जैसे ए और बी दो पॉइंट चार्जेस आपको दिखाए हैं। ए की वैल्यू हमने मिसाल के तौर पर लिखी है 5 मिली कूलम और बी की वैल्यू है 3 मिली कूलम। तो बेटा ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों लाइक हैं, दोनों की नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों, ये भी 5 मिली कूलम होता तो आप कहते इक्वल एंड सिमिलर। ठीक है, या इक्वल एंड लाइक, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों नेगेटिव होते तब भी लाइक थे। अगर इनकी नेचर ऑपोजिट हो, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, आप देख रहे हैं 5 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम माइनस में, तो आप देख रहे हैं बेटा कि ये चार्जेस जिनकी नेचर ऑपोजिट है तो आप इनको कहेंगे अनलाइक चार्जेस। और अगर नेचर सेम हो तो लाइक चार्जेस। तो लाइक और अनलाइक का फर्क भी आपको पता लग गया। आगे चलते हैं। एम्पिरिकल प्रॉपर्टीज, ये आपने बचपन से सुनते आए हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं। इनकी रिपल्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इस वर्ड पे जरा गौर करें, एम्पिरिकल
प्रॉपर्टी या एम्पिरिकल लॉ भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर बेटा। हर वो चीज जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो लेकिन उसकी लॉजिक साइंस में ना हो। हम जिस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं इसमें बेशुमार ऐसे फिनोमिनाज हैं जो साबित तो हो रहे हैं लेकिन उसकी वजह साइंटिफिकली अननोन है। जैसे जमीन स्पिन कर रही है तो स्पिन क्यों कर रही है, क्यों का यहाँ पे कोई जवाब नहीं है अभी तक, ठीक है। इसी तरह दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया जाता है। या जमीन अपना ग्रेविटेशनल पुल क्यों रखती है, तो क्यों का कोई जवाब नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली लॉ में ये साबित होता है कि ये हो रहा है, लेकिन ये नेचर में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, इस क्यों का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। अगर कोई आपसे ये सवाल करता है बताइए लाइक चार्जेस क्यों रिपेल करते हैं, तो आपका एक वर्ड में आंसर आना चाहिए, इट इज एम्पिरिकल प्रॉपर्टी। होपफुली आप एम्पिरिकल के वर्ड को समझ गए होंगे, जो प्रैक्टिकली साबित हो लेकिन जिसकी रीजन या जिसकी एक्सप्लेनेशन या ऐसा क्यों है ये ना, इस चीज का कोई आंसर ना हो, ठीक है। यानी इस चीज की साइंटिफिकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आपको दिखाया गया है प्लस प्लस, ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये एरोज के साइन से आप बखूबी इसको जान लेंगे। यानी इस चार्ज को ये वाला चार्ज राइट से लेफ्ट फेंक रहा है और इस चार्ज को ये चार्ज लेफ्ट से राइट फेंक रहा है। इसी तरह ये दो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये भी लाइक चार्जेस हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और रिपल्शन को आप एरोज की मदद से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसी तरह एक और इंपीरिकल प्रॉपर्टी, ये भी आपने बचपन से सुना है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको आप स्क्रीन पे इसकी डायग्राम भी देख लें। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी लेफ्ट से राइट, और इस चार्ज को ये वाला चार्ज राइट से लेफ्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इट मींस ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहरहाल इंपीरिकल प्रॉपर्टीज आपने, ये भी आपको पता लग गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन किन के दरमियान होती है, यकीनन लाइक चार्जेस के दरमियान। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके दरमियान होती है, अनलाइक चार्जेस के दरमियान। जी नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जिसको कूलम फोर्स भी कहते हैं। तो बेटा इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्जेस। अट्रैक्शन किन के दरमियान है, अभी बताया, जब अनलाइक होंगे। रिपल्शन किन के दरमियान है, जब चार्जेस लाइक होंगे। और कब, जब वो पॉइंट चार्जेस रेस्ट पे पड़े हों तो उनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्स अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। या इसका दूसरा नाम फिर कूलम फोर्स भी है। कूलम फोर्स क्यों कहते हैं, तो ये नोट आपको दिखाया गया है कि कूलम वो साइंटिस्ट है जिसने क्वांटिटेटिवली मेजर किया, यानी फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान उसकी मेजरमेंट कितनी आती है उसको बाकायदा तौर पर मेजर किया। और आप अगला आर्टिकल कूलम लॉ में इसको बाकायदा तौर पर पढ़ने वाले हैं। तो कूलम ने चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर किया बाकायदा तौर पर जो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान है, तो साइंस में ये रूल है कि जो भी साइंटिस्ट किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराए वो उसको अपना नाम दे सकता है, ठीक है। आप डिफरेंट जगहों पे पढ़ के आए हैं, जिस तरह न्यूटन्स लॉ या न्यूटन्स फोर्स जो आप मुख्तलिफ जगह पे पढ़ते हैं। इसी तरह हॉल इफेक्ट आप पढ़ेंगे, जिस तरह बॉयल्स लॉ है, जिस तरह चार्ल्स लॉ है, ठीक है, जिस तरह हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ नामों से आपने पढ़ी हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम फोर्स भी कहते हैं। हमारा जो बाकायदा बेटा क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डिटेल। पूरा नाम होता है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस स्लाइड्स का एक छोटा सा
व्यू दोबारा से देना चाहता हूं आपके सामने इसको 1 मिनट के अंदर। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने क्या कहा कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करते हैं, उसकी बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को जब वो रेस्ट पे हो। और एक बात आपको बताई कि बिहेवियर बदल जाता है रेस्ट और मोशन के केस में, ठीक है। रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया जाएगा, और मोशन में जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में स्टडी किया जाएगा। चार्ज किसको कहते हैं? पुरानी डेफिनेशन चार्ज की क्या थी कि किसी पार्टिकल या किसी बॉडी का किसी दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी। लेकिन जब एटम डिस्कवर हुआ तो चार्ज की डेफिनेशन क्या बनी कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम या ज्यादा हो जाए तो वो चार्ज पैदा करने का बायस बनती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल भी इसको कहते हैं। और चार्ज की बेसिक टाइप्स आपके सामने बताई थी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। पॉजिटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ठीक है। नेगेटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ये मैं इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ, और कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, उनको ख्याल करना चाहिए। सब मोर इन्फॉर्मेशन में आपको बताया पॉइंट चार्ज क्या होता है। जब सारा चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर जाए तो इट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। जैसे ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। और अगर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कहलाता है। ये सारी डायग्राम्स आपके सामने है। लाइक और अनलाइक चार्जेस क्या हैं? जिनकी नेचर सेम हो, जैसे दोनों पॉजिटिव हैं, हालांकि इनकी मैग्नीट्यूड हमने सेम नहीं रखी, इक्वल नहीं है, लेकिन ये लाइक हैं, एक जैसे। और अनलाइक चार्ज जिनकी नेचर ऑपोजिट हो, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इंपीरिकल प्रॉपर्टीज, ये बचपन से आप सुनते हैं, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। इनकी रिपल्शन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। जैसे ये दिखाया प्लस और प्लस, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल, इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल। और अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट। क्या वजह बताई? हर वो चीज जो प्रैक्टिकली सामने आए लेकिन जिसकी रीजन ना पता लगे, दिस इज इंपीरिकल प्रॉपर्टी। तो ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी है, इसकी कोई अभी तक साइंस में कोई रीजनिंग नहीं है। बाकायदा तौर पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन की, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम फोर्स, क्योंकि कूलम ने सबसे पहले इसको मेजर किया था क्वांटिटेटिवली। जी बेटा, ये आपका बाकायदा लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम इसको जहां तक भी डिस्कस करेंगे, इसकी आज हम एक बेसिक डेफिनेशन को ही लिखेंगे और आपके सामने इसको रखेंगे। तो आपने आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना है। इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आपको कल पहले इन पॉइंट्स को रिपीट भी कर दिया जाएगा, आप क्वेश्चन भी कर सकेंगे। तो कूलम का लॉ बाकायदा तौर पर शुरू कर रहे हैं। पहला ही जुमला जरा गौर कीजिए, दिस इज एम्पिरिकल लॉ। यस, कूलम ने का जो लॉ है, ये सारे का सारा वो लॉ है जो इंपीरिकल प्रॉपर्टीज की मदद से सामने आया है। यानी प्रैक्टिकली इसको बार बार एग्जामिन करने के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे थे, उन रिजल्ट्स को सामने रखते हुए इस लॉ को डिफाइन किया गया। जरा देखिए ये लॉ क्या कहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जब वो रेस्ट पे हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस। ये दो पॉइंट चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, जिसे हासिल ज़रब कहते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के। मैं जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म नीचे लिख दूं, देखें। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड के कूलम कांस्टेंट है, Q1 Q2 ये दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जो न्यूमिनेटर में दिखाया गया है बटे से ऊपर, और आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। याद करें न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें क्या आता था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। r स्क्वायर उसमें भी आता था। तो याद रखें कूलम लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, ये जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हमारे कल वाले लेक्चर में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कूलम को प्रैक्टिकली किस तरह से रिजल्ट्स मिल रहे थे
कि जिसमें Q1 Q2 प्रोडक्ट आ रहा था और R स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में आ रहा था। लेकिन ये फिल वक्त आपने इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको आपने सामने रखना है। तो हम इससे आगे अभी चलने लगे। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर भी आएगा। ये के क्या चीज है और ये रिलेशन बेसिकली हमें बता क्या रहा है, इस पे बात होना भी बाकी है। जरा नीचे दी हुई पिक्चर को देखें, ये जो आपको दिखाई गई है Q1 Q2 आप देख रहे हैं दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और Q1 Q2 इस केस में दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने दोनों के दरमियान डिस्टेंस को फिक्स रखा हुआ है। तो इस जरा मैथमेटिकल फॉर्म को देखें, F1 और F2 दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएंगी? के कूलम कांस्टेंट, जिस पे बात होना अभी बाकी है। आप देख रहे हैं Q1 Q2 का प्रोडक्ट बटे के ऊपर नजर आ रहा है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में R स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में जो साइज में थोड़ी बड़ी है, आप देख रहे हैं कि दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड को भी हमने फिक्स किया हुआ है और उनके दरमियान डिस्टेंस को भी फिक्स किया हुआ है। तो बेटा जब तक ये दोनों चीजें फिक्स हैं, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को भी फिक्स रखते हैं तब तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप Q1 Q2 की मैग्नीट्यूड में कोई फर्क ना लाएं लेकिन इस डिस्टेंस को चेंज करें, तो आप डिस्टेंस को अगर कम करेंगे तो ये फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी, और अगर आप डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो फोर्स वीक होती जाएगी। आज का लेक्चर इतना ही। कल मैं इससे आगे बात शुरू करूंगा और आपसे को बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कूलम को क्या क्या ऐसे रिजल्ट थे जो मिल रहे थे कि जिसकी बेस पर इस लॉ को बाकायदा तौर पर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में लाया गया। तो आपने इस बात का के आंसर के लिए कल का वेट करना है कि ये जो रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटली आ रहे थे ये किस तरह से आ रहे थे। ठीक है, तो ये किस तरह का आंसर आपको कल दिया जाएगा। आज हमने इस लॉ की डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म को जस्ट देखा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक जो बातें पढ़ी हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ आई होंगी।